जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे रविवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे डिजिटल मिर्जापुर के चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा संविधान पढ़ा था, आज तो हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए संविधान के भाग 1 से टॉप 50 प्रश्न और उत्तर, जो कि वर्तमान में आ रहे परीक्षाओं पर आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 1. भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग 4। उत्तर ए. भाग 1। व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए. राज्यों का संघ, बी. राज्यों का महासंघ, सी. राज्यों का समूह, डी. राज्यों का परिसंघ। उत्तर ए. राज्यों का संघ। व्याख्या: अनुच्छेद 1(1) कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये दर्शाता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। 3. अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर बी. 3। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ए. राज्यों के क्षेत्र, बी. संघ राज्य क्षेत्र, सी. ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। 4. वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए. 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी. 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी. 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, डी. 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर ए. 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। व्याख्या: जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। बाद में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसे कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 5. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 1, बी. अनुच्छेद 2, सी. अनुच्छेद 3, डी. अनुच्छेद 4। उत्तर बी. अनुच्छेद 2। व्याख्या: अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है जो भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। 6. संसद को नए राज्यों का निर्माण करने, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, बीमाओं या नामों को बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 1, बी. अनुच्छेद 2, सी. अनुच्छेद 3, डी. अनुच्छेद 4। उत्तर सी. अनुच्छेद 3। व्याख्या: अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वो कानून द्वारा ए. किसी भी राज्य से क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। बी. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। सी. किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। डी. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ई. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। 7. अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी. संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। उत्तर बी. राष्ट्रपति। व्याख्या: अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। 8. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक पेश करने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना होता है। क्या राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? ए. हाँ, बी. नहीं, सी. केवल कुछ मामलों में, डी. ये संसद पर निर्भर करता है। उत्तर बी. नहीं। व्याख्या: राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को अपना विचार व्यक्त करने के लिए एक निर्दिष्ट समय अवधि देता है। हालांकि राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है। संसद राज्य की राय को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 9. क्या संसद एक साधारण बहुमत से नया राज्य का निर्माण कर सकती है या मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदल सकती है? ए. हाँ, विशेष बहुमत से। बी. हाँ, साधारण बहुमत से। सी. नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। डी. केवल राष्ट्रपति की सहमति से। उत्तर बी. साधारण बहुमत से। व्याख्या: अनुच्छेद 4(2)
स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे कानून साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं। 10. किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? ए. धर आयोग, बी. जेवीपी समिति, सी. फजल अली आयोग, डी. सरकारी आयोग। उत्तर सी. फजल अली आयोग। व्याख्या: फजल अली आयोग का गठन 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यावहारिकता की जांच के लिए किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। 11. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? ए. 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी. 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी. 15 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, डी. 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर ए. 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। व्याख्या: राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। 12. बेरूबारी संघ मामला किससे संबंधित था? ए. भाषाई राज्यों का पुनर्गठन, बी. संविधान संशोधन की शक्ति, सी. भारतीय क्षेत्र को विदेशी शक्ति को सौंपना, डी. केंद्र राज्य संबंध। उत्तर सी. भारतीय क्षेत्र को विदेशी शक्ति को सौंपना। व्याख्या: 1960 का बेरूबारी संघ मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जिसमें सवाल था कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी शक्ति को सौंप सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है और इसके लिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की आवश्यकता होगी। 13. किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बेरूबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था? ए. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी. 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, सी. 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, डी. 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। उत्तर बी. 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया, जिसने बेरूबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने का मार्ग प्रशस्त किया। 14. सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? ए. 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, बी. 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, सी. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। उत्तर बी. 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। व्याख्या: 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ने सिक्किम को एक सह राज्य बनाया। बाद में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया। 15. गोवा, दमन और दीव को भारत में किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया था? ए. ऑपरेशन विजय, बी. ऑपरेशन ब्लू स्टार, सी. ऑपरेशन पोलो, डी. ऑपरेशन मेघदूत। उत्तर ए. ऑपरेशन विजय। व्याख्या: 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया और उन्हें भारत में मिला लिया। 16. पांडिचेरी, अब पुडुचेरी, को भारत में कब शामिल किया गया था? ए. 1954, बी. 1956, सी. 1961, डी. 1962। उत्तर ए. 1954। व्याख्या: 1954 में फ्रांस ने पांडिचेरी को भारत को सौंप दिया, हालांकि इसे औपचारिक रूप से 1962 तक भारत के क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। 17. दादरा और नगर हवेली को भारत में किस वर्ष शामिल किया गया था? ए. 1954, बी. 1961, सी. 1962, डी. 1963। उत्तर बी. 1961। व्याख्या: 1954 में दादरा और नगर हवेली पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गए और 1961 में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 18. अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ए. यह नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, बी. यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, सी. यह राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति प्रदान करता है, डी. यह राज्यों के नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है। उत्तर
बी, ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा पूरक, आनुषंगिक और परिणामिक प्रावधान शामिल हो सकते हैं और ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 19, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। उत्तर सी आंध्र प्रदेश। व्याख्या: 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जिससे यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। 20, धार आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ए, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए, बी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच के लिए, सी, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए, डी, मौलिक अधिकारों की समीक्षा करने के लिए। उत्तर बी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच के लिए। व्याख्या: 1948 में एस के धार की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग या धार आयोग का गठन किया गया था ताकि ये जांचा जा सके कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। आयोग ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी। 21, जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल थे? ए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। बी, जयप्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। सी, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, पट्टाभी सीतारमैया। डी, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। व्याख्या: 1948 में गठित जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। 22, फजल अली आयोग में फजल अली के अलावा और कौन से सदस्य थे? ए, के एम पंडिकर और एच एन कुंजरू। बी, वीपी मेनन और सरदार पटेल। सी, बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी। डी, एस के धर और जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है ए, के एम पंडिकर और एच एन कुंजरू। व्याख्या: फजल अली आयोग एक त्रिसदस्यीय आयोग था जिसमें फजल अली अध्यक्ष और के एम पंडिकर तथा एच एन कुंजरू सदस्य थे। 23, फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। ये कथन ए, सत्य है, बी, असत्य है, सी, आंशिक रूप से सत्य है, डी, अस्पष्ट है। उत्तर है ए, सत्य है। व्याख्या: आयोग ने भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता को राज्य पुनर्गठन का आधार माना, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिल सकता था। 24, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का क्षेत्र में क्या शामिल है? ए, केवल राज्य, बी, केवल केंद्र शासित प्रदेश, सी, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र, डी, केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर है सी, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। व्याख्या: अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अधिग्रहित किए जाएं। 25, क्या संविधान संसद को किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति देता है? ए, हाँ, साधारण बहुमत से। बी, हाँ, विशेष बहुमत से। सी, नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। डी, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही। उत्तर है सी, नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। व्याख्या: बेरुबारी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत कानून नहीं बना सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। 26, किस राज्य का नाम हाल ही में बदलकर ओडिशा कर दिया गया है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, बिहार, सी, ओडिशा, डी, असम। उत्तर है सी, ओडिशा। व्याख्या: ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा 2011 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक के माध्यम से किया गया था। 27, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था? ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बिहार, डी, ओडिशा। उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। व्याख्या: 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। 28, उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था? ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बिहार, डी, हिमाचल प्रदेश। उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। व्याख्या:
9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल, एक नया राज्य बना। 29 झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। उत्तर है सी बिहार। व्याख्या: 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। 30 तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 2010, बी 2012, सी 2014, डी 2016। उत्तर है सी 2014। व्याख्या: 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी 2। व्याख्या: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया। 32 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। उत्तर बी 2020। व्याख्या: 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 33 क्या संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलने की शक्ति प्राप्त है? ए हाँ अनुच्छेद 3 के तहत, बी हाँ अनुच्छेद 2 के तहत, सी हाँ साधारण बहुमत से, डी नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। उत्तर सी हाँ साधारण बहुमत से। व्याख्या: संसद को अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम बदलने की शक्ति प्राप्त है और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बदलने के लिए भी साधारण बहुमत पर्याप्त होता है, क्योंकि यह संविधान के भाग 1 में वर्णित है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। 34 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तर बी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। व्याख्या: 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में नामित किया। 35 संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल को विचार के लिए संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि राज्य विधानमंडल कोई राय नहीं देता है तो क्या होगा? ए विधेयक स्वतः रद्द हो जाएगा, बी राष्ट्रपति को संसद में विधेयक पेश करने की अनुमति नहीं होगी, सी संसद विधेयक पर आगे बढ़ सकती है, डी राष्ट्रपति को एक और समय सीमा देनी होगी। उत्तर सी संसद विधेयक पर आगे बढ़ सकती है। व्याख्या: यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई राय नहीं देता है तो भी संसद विधेयक पर आगे बढ़ सकती है। राज्य की राय बाध्यकारी नहीं होती है। 36 क्या संसद भारत के किसी भी हिस्से को विदेशी क्षेत्र को बिना किसी संविधान संशोधन के सौंप सकती है? ए हाँ, बी नहीं, सी केवल युद्ध की स्थिति में, डी केवल संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से। उत्तर बी नहीं। व्याख्या: बेरूबारी संघ मामले 1960 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। 37 संविधान के भाग 1 में अनुसूची का क्या महत्व है? ए इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, बी इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, सी इसमें सरकारों की शक्तियों का विभाजन है, डी इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। उत्तर ए इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। व्याख्या: संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 4(1) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। 38 क्या भारत सरकार को किसी क्षेत्र को विदेशी देश से अधिग्रहित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है? ए हाँ हमेशा, बी नहीं, सी केवल अगर क्षेत्र बड़ा हो, डी केवल अगर क्षेत्र किसी राज्य का हिस्सा हो। उत्तर बी नहीं। व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में फैसला सुनाया कि संविधान में संशोधन किए बिना भी भारत सरकार विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है।
39 संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य शब्द में क्या शामिल है? ए केवल राज्य, बी केवल केंद्र शासित प्रदेश, सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों, डी केवल ऐसे राज्य जिनकी अपनी विधानमंडल है। उत्तर सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों। व्याख्या अनुच्छेद 3 में राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद को सीधे कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होती है और उन्हें विधानमंडल को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 40 क्या संसद किसी राज्य का नाम उसकी सहमति के बिना बदल सकती है? ए हाँ, बी नहीं, सी केवल अगर राष्ट्रपति अनुमति दें, डी केवल अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दें। उत्तर ए हाँ। व्याख्या अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति देता है और राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है, अतः संसद राज्य की सहमति के बिना भी उसका नाम बदल सकती है। 41 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का गठन किया गया था? ए पंजाब और हरियाणा, बी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और राजस्थान, डी पंजाब और उत्तराखंड। उत्तर है ए पंजाब और हरियाणा। व्याख्या 1966 में शाह आयोग की सिफारिशों पर पंजाब राज्य को पंजाब यानी पंजाबी भाषी और हरियाणा यानी हिंदी भाषी राज्यों में विभाजित किया गया था। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। 42 1960 में मुंबई राज्य को किन राज्यों में विभाजित किया गया था? ए महाराष्ट्र एवं गोवा, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी गुजरात और गोवा, डी महाराष्ट्र और कर्नाटक। उत्तर है बी महाराष्ट्र और गुजरात। व्याख्या 1960 में मुंबई राज्य को दो अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र यानी मराठी भाषी और गुजरात यानी गुजराती भाषी राज्यों में विभाजित किया गया था। 43 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था? ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है ए असम। व्याख्या 1963 में नागालैंड को असम राज्य से अलग करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 44 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ए 1966, बी 1971, सी 1972, डी 1975। उत्तर है बी 1971। व्याख्या हिमाचल प्रदेश को 1971 में केंद्र शासित प्रदेश से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 45 मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ए 1969, बी 1971, सी 1972, डी 1975। उत्तर है सी 1972। व्याख्या 1972 में मेघालय को असम के भीतर एक उपराज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 46 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ए 1972, बी 1975, सी 1987, डी 1991। उत्तर है सी 1987। व्याख्या 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 47 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ए 1961, बी 1972, सी 1987, डी 1991। उत्तर है सी 1987। व्याख्या 1987 में गोवा को दमन और दीव से अलग करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 48 यूनियन ऑफ इंडिया शब्द का क्या अर्थ है? ए केवल राज्यों को संदर्भित करता है, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संदर्भित करता है, सी भारत के संप्रभु क्षेत्र को संदर्भित करता है, डी केवल संघ सरकार को संदर्भित करता है। उत्तर है ए केवल राज्यों को संदर्भित करता है। व्याख्या अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त यूनियन ऑफ इंडिया शब्द केवल राज्यों को संदर्भित करता है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत का क्षेत्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अधिकृत क्षेत्रों को संदर्भित करता है। 49
संविधान के भाग 1 से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद को किस बहुमत की आवश्यकता होती है? ए. विशेष बहुमत, बी. साधारण बहुमत, सी. विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, डी. राष्ट्रपति की सहमति। उत्तर है बी. साधारण बहुमत। व्याख्या: अनुच्छेद 4(2) स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसलिए उन्हें संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। 50. संविधान के भाग 1 में वर्णित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करना, बी. राज्यों के पुनर्गठन और भारत के क्षेत्रीय एकीकरण को सुविधाजनक बनाना, सी. मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, डी. सरकार की शक्तियों को सीमित करना। उत्तर है बी. राज्यों के पुनर्गठन और भारत के क्षेत्रीय एकीकरण को सुविधाजनक बनाना। व्याख्या: भाग 1 का मुख्य उद्देश्य संसद को भारत के क्षेत्रीय अखंडता और पुनर्गठन के संबंध में व्यापक शक्तियां प्रदान करना है, ताकि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रबंधन और विकास किया जा सके। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो के लिए इस चैनल डिजिटल मिर्जापुर को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे भाग 2 के सभी प्रश्न लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।